नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन में। इस वक्त हम इटावा में मौजूद हैं। कल हम लोग मौजूद थे फिरोजाबाद में, जो कि महागठबंधन का समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आज हम दूरी तय करके इटावा पहुंचे हैं। इटावा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नमोनीत है। वहीं दूसरी तरफ कल महागठबंधन की रैली यहाँ से कुछ ही दूर मैनपुरी में हुई थी। वहां पर हमने देखा कि 25 साल के बाद एक तरीके का इतिहास रचा गया। माया मुलायम की जोड़ी साथ आई, तो ऐसे में कुल मिलाकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आज मायावती पहुंची आजम खान का सपोर्ट करने के लिए, उनकी रैली में वो मौजूद थी। वहां पर आजम खान ने कहा कि इंकलाब आने वाला है, कहीं ना कहीं 5 साल तक जनता ने खून के आंसू रुए हैं, तो उसका हिसाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कई ऐसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जाति के नाम पर भी वोट मांगे गए। तो तमाम चीजें हैं कुल मिलाकर के जो कि आज ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन में हम उठाने वाले हैं इस इटावा की जनता के बीच। तो ऐसे में सवाल ये रहेगा कि क्या किसी तरीके का मुद्दों को लेकर के कंफ्यूजन है? क्या महागठबंधन अगर मजबूत है तो फिर इस तरीके का दलित कार्ड, धर्म का कार्ड या फिर कोई और नीच कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप लोगों के बीच आऊंगा। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कर दूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों के बीच आऊंगा। हमारे साथ हैं शिव महेश दुबे, जो कि बीजेपी जिला अध्यक्ष है। इनका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं राजा छाबड़ा, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। विकास गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस समर्थक, इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास गुप्ता, आपका जोरदार तालियों से स्वागत है। अमीक जमई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामदत्त त्रिपाठी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, मैं आप लोगों से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का नाम है, जो कि मैं लगातार कर रहा हूं, अब की बार किसकी सरकार। तो हम सीधे तौर पर आप लोगों से पूछना चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार? मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है। अब की बार किसकी सरकार? अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार, एक बार हाथ खड़ा करें। अब जो लोग बाकी कह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन की बात हो रही है, वो लोग भी बता दें। अच्छा, एक और चीज यहां पर पिछले 2-3 दिन से चल रही है, वो ये है कि जात का कार्ड भी खेला जा रहा है, धर्म का कार्ड भी खेला जा रहा है। तो एक वोटर होने के नाते मैं आप लोगों से वोट पूछता हूं, क्या जात के नाम पर वोट देंगे? पक्का? जो कहेंगे देखिए सच है, रिकॉर्ड हो रही है तमाम जगह। धर्म के नाम पर वोट देंगे वो लोग, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, वो लोग जो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पक्का? तो जो लोग सेना से सबूत मांगते हैं उनको माफ करेंगे या साफ करेंगे? ठीक है, यहां पर हम सब। अमीक जमई, मेरा पहला सवाल आपसे, अगर महागठबंधन इतना मजबूत है सर, अगर बेरोजगारी, किसान, ये तमाम इश्यूज इतने चल रहे हैं, तो सर गाली की जरूरत क्यों? अब गाली देकर चुनाव जीतेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे पहले फेज से चल रहे हैं, वो किसानी, नौजवानी, दवाई, कमाई, पढ़ाई का मुद्दा चल रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंदू गर्दी, मुस्लिम गर्दी में वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सेना का उपयोग, सेना के पराक्रम का उपयोग चुनाव में, आर्मी के नाम पे वोट मांगना, शहादत के नाम पे वोट मांगना। प्रधानमंत्री इतने नीचे आना पड़ रहा है कि मैं पिछड़ा हूं। अरे आप पिछड़े कब से हो गए? आप तो फर्जी पिछड़े हैं। आप तो पिछड़े समाज के जो नागरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसकी हत्या पूरे देश में किसी ने जो की है, तो आपका पहला और आखिरी नाम है। आपने पिछड़े समाज के किसी आदमी को वाइस चांसलर नहीं बनाया, किसी संस्थान का चेयरमैन नहीं बनाया, आपने पीएमओ में एक ओबीसी आपका ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो आपका कैबिनेट में कोई ओबीसी ब्यूरोक्रेट नहीं है। अल्टीमेटली आ गया ना कार्ड, तो सर मान रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाति का कार्ड आ गया ना सर, तो अल्टीमेटली जाति का कार्ड आ गया ना। जिस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज वोट मांगा जा रहा था कि 47 में बंटवारा हुआ था, तब नहीं गया मुसलमान, आज कहां से चला जाएगा, आपको यहीं पर रहना है, किस लिए वोट मांगा जा रहा था? आजम खां किस नाम पर वोट मांग रहे थे सर? मुद्दों पर तो नहीं बात कर रहे थे। और राक्षस किसे कहा जा रहा था सर? नहीं है। तो सीधी सी बात कहिए ना कि अब खुल के खेलिए। फिर अगर खेल रहे हैं तो कि हाँ ये कार्ड खेल रहे हैं। देखिए,
लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंची। खैर, सवाल थोड़ा कड़ा हो तो आवाज पहुंचती भी नहीं है कई बार। ठीक है, मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, विकास गुप्ता, मेरा सवाल यह है, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि यहां बड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर, मैं कई दिन से घूम रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन हो रही है देश को। आप लोग कह रहे हैं ना कि यहां पर महापरिवर्तन करना है, सरकार देनी है, नई सरकार होगा, कल अखिलेश भी कह रहे थे। कंफ्यूजन सर ये है कि जो अभी तक कुछ महीने पहले तक, 1-2 साल पहले तक यूपी के लड़के थे, यूपी के लौंडे थे और विकास की साइकिल पर चल रही थी, वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया अखिलेश ने ही, समाजवादी पार्टी ने ही। वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में सर मेरा सवाल सीधा यह है कि जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या आप लोग? पहले साथ थे, फिर साथ नहीं रहेंगे, या बाद में साथ हो जाएंगे, या आपको लगता है कि जनता फिर भी इतनी भोली है कि बेवकूफ बन जाएगी? देखिए सचिन जी, की राजनीति में समीकरण जो एक है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस का 250 सीटों पे डायरेक्ट कंटेस्ट है, और अगर हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो जहां पे नेशनल पार्टीज दोनों ही भाजपा और कांग्रेस रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई, तभी आपने देखा कि आज देश की राजनीति में रीजनल पार्टीज की जो आवश्यकता है और जो उनका महत्व है वो किसी भी रूप में एक फेडरल स्ट्रक्चर में कम नहीं किया जा सकता। तो जहां जहां समीकरण रीजनल पार्टीज अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रांग होंगी, वहां पे भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही बैकफुट पे आकर के लड़ाई लड़नी पड़ती है। और वहां पे अगर आप उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बाकी अन्य राज्यों की स्थिति देखेंगे जहां पे क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका में हैं, वो भाजपा को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। और जो अभी आप पहले प्रवक्ता से बात कर रहे थे सचिन जी, तो जो मुद्दों की राजनीति है कि जो देश में बेरोजगारी है, देश की अर्थव्यवस्था है, फार्मर डिस्ट्रेस है, डिमोनेटाइजेशन के बाद 16 लाख करोड़ के बाद 19 लाख करोड़ फिर से बाजार में आ गए, ये प्रमुख मुद्दे हैं। अगर आप एडीआर की भी रिपोर्ट देखेंगे तो यही मुद्दे प्रमुख हैं। भाजपा कहीं न कहीं से राष्ट्रवाद की और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति से वोटर को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, साफ नजर आ रहा है। शाहनवाज हुसैन तबीली आज आजम खान कह रहे थे ना कि इंकलाब आने वाला है, 5 साल तक खून के आंसू रोए हैं, राक्षस को उखाड़ के फेंक दो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो सर फिर जाहिर सी बात है, ये तो फिर फूलमालाओं का इस्तेमाल हो रहा था ना सर, अगर ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर विकास हो रहा है तो। देखिए, दिक्कत ये है कि आजम खान सरीखे नेता जब भी जबान खोलते हैं तो समाज को बांटने वाला बयान देते हैं। चुनाव आयोग के फटकार के बावजूद जिस तरह की तकरीर उन्होंने की है, अभी आजम खान ने ये बात कही, और एक बार अभी कांग्रेस के जो रायपुर के एमपी के कैंडिडेट हैं कि आप ईवीएम पे वोट लगाओ और मोदी को फांसी हो जाएगी, इस तरह के शब्द का उपयोग करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द बोलेंगे, जब चुनाव आएगा तो आपको मुस्लिम की याद आ जाएगी। दिक्कत दुश्वारी ये है कि जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां, इन्होंने आज तक मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी से डरा कर लिया है। लेकिन 5 साल पहले कहा गया था कि अगर मोदी आएंगे तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कर्फ्यू नहीं, समाज मिलकर चल रहा है। हम सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, हम इस देश को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन किस तरह की भाषा हो रही है? मायावती जी आज कह रही है मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, नवजोत सिंह सिद्धू जाकर कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ, मेजोरिटी बनकर काम करो। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, आप अपने मुद्दे पर विचार कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देके, प्रधानमंत्री के बारे में ये कह के कि उनको फांसी पर लटका देंगे, आप ये अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो इसका जवाब वो देश की जनता ईवीएम पर बटन दबा कर देगी। और नरेंद्र मोदी को अगर ये समझते हैं कि हमारे देश का चौकीदार अकेला है, अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी कतार है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की कतार है और इकट्ठे एकजुट होकर हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है। नहीं, लेकिन छाबड़ा जी, भाषा की मर्यादा तो तभी तोड़ी जाती है ना कि जब बौखलाहट हो। आपको लग रहा है कि यहाँ भाषा की मर्यादा इसलिए तोड़ी जा रही है? अगर गठबंधन इतना मजबूत था, अगर मोदी का कोई डर नहीं है, अगर मुद्दे इतने थे, फिर तो आराम से चुनाव जीत लिया जाता। या फिर जो शिवपाल यादव कल कह रहे थे कि मायावती पर विश्वास नहीं किया जाता और ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, इन पर कहां से भरोसा किया जाएगा, ये उसी चीज का डर है कि भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है?
आशा की मर्यादा तोड़ने की शुरुआत भाजपा ने की, लेकिन अगर उन्होंने कहा ये ठगबंधन है, मैं उसको मानता हूं। अगर ये गठबंधन पूर्ण रूपेण से यूपी में किया जाता, जिसमें हमको भी जोड़ा जाता, तो आप निश्चित मानिए कि भाजपा की 2.5 की सीट नहीं आती, 10 सीटें नहीं आती। और मैं इस पे इसलिए और कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने गठबंधन में जाकर ये कहा। फिर आपने तो फायदा कर दिया ना फिर बीजेपी का। नहीं, आप मेरी बात सुने, फायदा किसी तरह से नहीं है। लड़ाई फायदा हुआ सर, अगर नहीं आती वो नहीं हुआ फायदा, इसका मतलब या तो आपने फायदा किया बीजेपी का या फिर अखिलेश ने फायदा किया। अरे मैं यही कहने जा रहा हूं, आप सुने, हमारे नेता ने गठबंधन से जाके बात की, जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, हमारे नेता शिवपाल जी ने गठबंधन से सिर्फ 5 सीटें मांगी थी। अगर 5 सीटें दी होती और गठबंधन पूर्ण रूपेण से, महागठबंधन जो कह रहे हैं, गठबंधन भी नहीं है, ठगबंधन है, ये महागठबंधन होता तो बीजेपी की 2.5 सीट नहीं आती। इसका मतलब ये बिलीव करते हैं ना कि जो कह रहे थे मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में, और वो कह रहे थे मैनपुरी से कि मुझे जिता दो और मेरी जीत सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो ठीक कह रहे थे। एमपी तो वो आना चाहते, लेकिन उनके दिल में यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, जैसे वो कह रहे थे अगली बार मैं आपको ही देखना चाहता हूं। ठीक कह रहे थे मतलब। देखिए, वो हमारे नेता आज भी हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि नेता, तो सर अगर मोदी को हराना होता तो कर लिया होता ना गठबंधन आपके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो बनाना चाहते दोबारा। उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया, क्या कहा? सर नहीं दिया मोदी को आशीर्वाद। वो ही कह सकते हैं, सर नहीं दिया मोदी को आशीर्वाद। हमारी पार्टी सर दिया कि नहीं दिया, आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट में। वो कह रहे थे मैं चाहता हूं अगली बार, मेरी कामना है कि अगली बार आप दोबारा चुन करके आए। तो इसका मतलब नेताजी का आशीर्वाद था, इस कारण से आपसे गठबंधन नहीं किया। अरोड़ा साहब ऐसा सवाल कर रहे हैं जो जिस सदन की बात है, उस सदन को पूरा देश देख चुका है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो मतलब है ना उनकी, ये पूरा देश देख चुका है ऑलरेडी। सदन की बात है, सदन में ऑन रिकॉर्ड है, मैं उसमें क्या कहूंगा? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी अगली बार आ जाए। मैं ये कह रहा हूं, प्रगतिशील समाजवादी का पूरा एजेंडा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। उसके 3 कारण बता दूं। आपने अभी सवाल जनता से किया, मैं सुन रहा था कि धर्म की राजनीति होती है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं होती है, क्योंकि समर्थक बैठे वो ये कहेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन बीजेपी 1990 में राम मंदिर का संकल्प पत्र में सबसे ऊपर था। 1990 से रथ यात्रा अडवाणी जी की निकली थी। आज 29 साल हो रहे, दोनों तरफ सरकार थी, ऊपर भी केंद्र में, नीचे योगी की सरकार। राम मंदिर की बातें नहीं होती, राम मंदिर भूल गए, धर्म की बात खत्म हो गई। अब आ गया छद्म राष्ट्रवाद। ये छद्म राष्ट्रवाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इससे पहले देश में जो भी लोग थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे? या ऐसा मैंने कभी माहौल नहीं देखा कि इस देश में इस वक्त मूक आपातकाल, साइलेंस इमरजेंसी लगी हुई है। अगर मोदी जी के बाद, बीजेपी की बात अगर हम हम यहां मिलाएं, चाहे वो आवाम हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, तो वो राष्ट्रभक्त और नहीं तो वो राष्ट्रद्रोही। तभी शिव महेश ये क्या बात? इस कारण से आज कह रहे थे आजम खां क्या इंकलाब आने वाला है, 5 साल का सैलाब टूटेगा, राक्षस को हटा दीजिए। आजम खां एक ऐसा नेता है जिसके बारे में ना कहा जाए वो ही बेहतर है। जैसा अभी हमारे नेता भले जो भी हो, कम से कम उनकी विचारधारा के साथ चावला जी भी मिला रहे हैं ना। वो कह रहे हैं हटाना, दोनों भले अलग हो गए हो लेकिन एजेंडा तो दोनों का एक, हटाना इन्होंने आपको है। आज भी आपने यहाँ देखा मंच पर जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में खड़ा हुआ था, जब कांग्रेस के नेता ने कहा चलिए पूरे देश में एक ही, जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, बाकी से सभी दूसरे दल हैं जो कि मोदी को हटाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से जो अभी कह रहे थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कि अभी तक साइलेंस इमरजेंसी है। क्या राष्ट्रवाद की बात करना, सभी धर्म और समाज की बात करना, क्या ये इमरजेंसी है? कि एक हमें पता चलता था जब कांग्रेस की सरकार आती है तो सिर्फ एक धर्म की बात करी जाती थी, एक जात की बात करी जाती थी। यहाँ क्षेत्रीय नेता आते थे तो एक लगता था एक... तो आपकी तरफ सभी हो रही है ना, निषाद पार्टी साथ मिला ली, जात का कार्ड तो वही तो मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन है। जात का कार्ड तो सभी खेल रहे हैं सर। निषाद पार्टी साथ मिला ली, वहां से वो जातीय समीकरण देख लो, या तो ना कि सिर्फ एक पार्टी का तो हमाम में तो सब पार्टी इकट्ठी आ गई सर। मैं कह रहा हूं फिर आपसे, जो इस देश का नया निर्माण चाहते हैं, इस देश को राष्ट्रवाद और देश की सीमाएं सुरक्षित चाहते हैं, इस देश के एक एक गरीब का विकास चाहते हैं, तो वो निश्चित तौर पर मोदी के साथ है, आज नहीं तो कल मोदी के साथ आने वाले हैं। मैं जनता से बात कर लेता हूं इससे पहले कि मैं स्टूडियो जाऊं। देखिए यहां पर ये कह रहे हैं यादव जी, जो देश का विकास चाहते हैं, ठीक है ये कह रहे हैं जो देश का विकास चाहते हैं वो लोग मोदी चाहते हैं, मोदी के साथ है। अखिलेश यादव कल ये कह रहे थे कि नया भारत तभी बनेगा नए भारत का जब प्रधानमंत्री बदलेगा। तो ऐसे में इटावा की जनता कम से कम अपने प्रतिनिधियों से या फिर अपनी क्या बात करना चाहती? जी एक एक करके मैं आऊंगा, आपके पीछे भी आऊंगा। बोलिए।
मैं बात करना चाह रहा था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सैफई में दूसरी पार्टी को वोट देगा और मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। इनका ये प्रत्याशी नहीं है, ये वोट कैसे देंगे यहाँ सैफई में? ये खुद समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ और हिंदुस्तान के सारे दल मोदी जी के खिलाफ एकजुट है, किसी न किसी एंगल से हो, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, छाबड़ा जवाब देना चाहेंगे। ये कह रहे हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, मुद्दों से चली थी गाड़ी, कहीं ना कहीं आकर के जाति गाली धर्म सब चीज आ गया, अल्टीमेटली तो है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि हटाना है सबको। ये प्रजातंत्र है, ये राष्ट्रलप तो हो नहीं रहा, ना तानाशाह है। राष्ट्रतंत्र कहां है? लोकतंत्र है। आप कह रहे मोदी हटाना है? अरे पीछे के 15 प्रधानमंत्री हटे, कभी कोई बना कभी कोई बना, यही तो लोकतंत्र की खुशबू है। मोदी हटेगा तो क्या चलता लेकिन है? कैसे हटेगा सर? यहाँ तो परिवार हट गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी तो तब हटेगा, यहाँ तो परिवार हट गया सर। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, जो परिवार एकजुट नहीं रह सका सर, कहाँ महागठबंधन, कहाँ देश और कहाँ पार्टी सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, परिवार इकट्ठा रह जाता कम से कम, फिर तो कहते दुनिया को लुटिया डूब रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, फिर दुनिया को कहते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2014 में जब मोदी लहर थी, मोदी का ही सिक्का था, बीजेपी को वोट नहीं, हर धर्म के, हर जात के, हर लोगों ने मोदी को वोट दिया था। तब मोदी जी को 31% वोट मिला था, 31% वोट मिला था, 69% वोट उनके अगेंस्ट गया था। और जिसमें वो कहते हैं मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, उसका 18% वोट काट दो। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। तो भी 51% वोट, तो भी 51% वोट हिंदुओं का योजना में अलग, 51% वोट हिंदुओं का उनके खिलाफ किया। गरीब है, ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा है सर, ऐसा है, आधार पर नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर वो खिलाफ गया था ना सर, खिलाफ गया था तो मुझे एक बात बताइए, फिर 5 साल पहले तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, फिर 5 साल पहले तो यहाँ पर शिवपाल यादव होने चाहिए थे गृह मंत्री सर, फिर तो कैबिनेट या मायावती उसमें शामिल होनी चाहिए थी सर। जनता ने मैंडेट दिया ना, अब अर्थमेटिक जनता का कई बार कुछ और हो सकता है। कहा 14 में मैंडेट था, वो प्रधानमंत्री आज हमारे थे क्या? बीजेपी वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। तो मोदी लहर थी, इस समय मोदी इस वक्त मोदी लहर नहीं है सर। लेकिन अच्छा ठीक है, नहीं है, लेकिन एक और चीज भी तो है ना सर, दुनिया ये भी तो समझती है कि एक क्लास में 10 बच्चे से सर, पहले वाले बच्चे के नंबर आ गए 10, बाकी सबका सर जो नंबर आए वो दो नंबर आए, वो सारे इकट्ठे हो गए, फेल जितने बच्चे थे सब कहते देखो जी हमारे नंबर ज्यादा, हम फर्स्ट आएंगे। फिर ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार, लेकिन दुनिया ऐसे भी नहीं चलती है। लेकिन अमीक जमाई जब लोगों के बीच जाओ, क्या लोग इस पे बिलीव कर लेते हैं? क्योंकि यहां पर सर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी है, वो भी आपके खिलाफ प्रचार कर रही है, वो भी कह रहे हैं कि अगर मानी होती तो परिवार नहीं टूटता, गठबंधन जो है एकजुट होता। यहां पर मायावती कल अपने भाषण की शुरुआत ही गेस्ट हाउस कांड से शुरू करती है। तो ऐसे में लोग कम से कम समझते नहीं होंगे कि कहीं ये बेमेल है, दिल तो मिल नहीं रहे, तो कैसे हम ये मान लें कि ये पार्टियां इकट्ठी होकर के देश चलाने की जो बात करती हैं, हम इनको वोट दे दें? देखिए, दिल, दल, विचारधारा, सोच अगर नहीं मिली होती तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के 2 मुख्यमंत्रियों को समाजवादी बहुजन लोगों ने जमीन में नहीं मिलाया होता। जाहिर सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश के अवाम की मांग है कि किसान और युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आप देखिए ना, पहले हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी, जीएसटी, 15 लाख के फायदे बताते थे, 10 करोड़ नौकरी के फायदे बताते थे। जिस दिन से मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को चैलेंज किया हुआ है बताते ना सर, पिछले 2 महीने से शब्द नहीं यूज अगर प्रधानमंत्री जी आप यहाँ पर आपके अंदर दम है तो नोटबंदी के फायदे देश को बताओ, बताने लग जाते हैं। आज जीएसटी के फायदे बताओ की बात आजम खान करने लग जाते हैं, तो बताते ना सर। तो मैं तो कह रहा हूं सर, जनता को बताते, जागरूक करते, वही जनता के बीच आते आते सर सिर्फ जात के नाम पर सहारनपुर से लेकर अब आज की रैली तक कैसे ये वोट बढ़ जाता है, मेरा सवाल ये है अमीक जमाई। मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, माइनॉरिटी हो, किसान हो, जाट समाज हो, या युवा हो, या महिलाएं हो, वो आज योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कांड किया है इन्होंने जनता के साथ 5 साल में, उसके खिलाफ वोट के जरिए इंतकाम लेने के लिए हमारे साथ एकजुट है। क्या बात है कि मोदी साहब नोटबंदी के फायदे नहीं गिना पाते, मोदी साहब जीएसटी के फायदे नहीं गिना पाते। आप जहां पे प्रोग्राम कर रहे हो, चप्पे चप्पे पे अगर विकास है तो समाजवादी पार्टी ने बहन मायावती जी का किया हुआ है, मुख्यमंत्री योगी जी क्या कहते हैं सर, हमारे किए काम का फीता कटवाते हैं मोदी
अम्बेडकर के बारे में सर, ये उत्तर प्रदेश वालों को मालूम है भैया। गेस्ट हाउस कांड कल जिक्र करती हैं सर मायावती एक बार फिर से, या तो भुला दिया या माफ कर दिया। सर उसका जवाब दीजिए ना कि जनता की मेमोरी सर इतनी छोटी क्यों समझते हैं आप लोग शाहनवाज हुसैन कि जनता की मेमोरी इतनी छोटी होती है? हम तो सोचते हैं कि एक वक्त जिसको गुंडा कहा था, एक जाति है हमारे यहाँ भेज देना चाहिए, वो इकट्ठे हो गए, एक जाति है, अब हम उनको सुनिए ना, एक जाति है वो एक जाति से पूछती है पूरी कीजिए भैया तुमने ये कहा था कि 18 बार हमारा दुनिया से सर्वनाश कर दिया गया था, याद करें कि भूल जाएं। ये मुद्दा नहीं है आज, ये मुद्दा है कि लैपटॉप जो बांटने की बात हुई थी युवाओं को, वो लैपटॉप क्यों नहीं मिला? झोपड़ी में जो बूढ़ी मां बैठी हुई है उसका जो पेंशन अखिलेश यादव जी दे रहे थे योगी जी ने बंद क्यों कर दिया? हमारे चौधरी चरण सिंह साहब के समाज को से ब्रीफ नहीं लेकर शराबी बोला पीएम साहब ने। जो नेता लोग समाजवादी पार्टी के समाज शराबी है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमाई को जानते नहीं या इनसे बात नहीं करते हैं। तो कम से कम अगर होता तो प्रवक्ता कुछ और ना बोल रहे होते और नेता कुछ और ना बोल रहे होते सर रैलियों में। शाहनवाज हुसैन, देखिए हम एक ही बात बोलते हैं, हम सबको लेकर चलते पे बात करते हैं। वो जी क्या कहा बीच में आपने जामई साहब? मैंने कहा जब हम ये कहते हैं कि शहनवाज भाई को टिकट क्यों नहीं दिया तो पीएम साहब कहते हैं देखो अंतरिक्ष में हमने क्या कर दिया। नहीं देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, मैं पार्टी का स्टार कैंपेनर हूं, पार्टी की बड़ी हाई पावर डिसीजन मेकिंग का सदस्य हूं जो टिकट बांटने वाली कमेटी है। और मैं आपको कह दूं कि हमारा मकसद तो है, हम एक एक कार्यकर्ता, जैसे हम कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, तो उसी तरह कहते हैं हम सब पीएम उम्मीदवार के साथ कतार में खड़े हैं अब, और कैसे सरकार बने इसके लिए काम कर रहे हैं। और अमीक जामई साहब भी तो चुनाव नहीं लड़ रहे। हर बार चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है, मकसद है मेरी पार्टी जीते, मेरा देश जीते, मेरे प्रधानमंत्री जीते, देश के वरिष्ठ नेता हो और आपने अटल जी के लिए साथ किया है, इसलिए मोदी जी ने जो अन्याय और शोषण किया है आपके खिलाफ, नहीं कितना बड़ा गुनाह है अजीम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बोले थे कुरान और कंप्यूटर देंगे मुसलमानों को, कटोरा थमा दिया देश के मुसलमानों को मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमान अगर गैस सिलेंडर दिया तो सबको दिया। अगर हमने कहा कि आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज की गारंटी देंगे तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने सड़क बनाई तो हिंदुओं के एरिया में जा रही कि मुसलमान के एरिया में, ये हमने नहीं किया। हमने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो सबका ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी 130 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं, उनको हिंदू और इटावा की जनता के बीच छोटा सा ब्रेक लेना 1.5 मिनट का। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके का इस वक्त सर चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत करीबी जानते हैं, ये अनकन्वेंशनल है जिस तरीके का ये महागठबंधन, और महागठबंधन की राजनीति भी एक तरीके से बेमेल अनकन्वेंशनल है। आपको लगता है कि लोग उस तरह की बातों के या चीजों के ट्रैप में आएंगे, या फिर हाँ इतना वैक्यूम है लोग उन सब चीजों को भुला करके भी इस बदली हुई राजनीति के साथ चल पड़ेंगे? रामदत्त त्रिपाठी, फिर उसके बाद उन देखिए, इसको कई तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये बात मैं आपके सहमत हूँ इस बात से कि चाहे सभी दल जो है वो उम्मीदवार खड़ा करने में या कैंपेनिंग में जाति और धर्म के मुद्दे उछाल रहे हैं और वो कोई आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो सबसे ज्यादा ताजुब होता है कि जो 5 साल सरकार चली है और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, जो वादे रहे हैं, तो सरकार को सबसे पहले अपने वादों और उपलब्धियों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए या आगे कार्यक्रम पे लड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, या जो वो समीकरण भी बना रहे हैं, कहीं यादव को ढूंढ रहे हैं, कहीं निषाद को ढूंढ रहे हैं, कहीं कुर्मी ढूंढ रहे हैं, तो जाति के आधार पे वो भी कर रहे हैं, वो केवल विपक्ष नहीं कर रहा। जहां तक इस गठबंधन की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किसान, खेतीहर मजदूर, नौजवान, व्यापारी और दस्तकार शिल्पकारों में कहीं न कहीं जो निराशा है या समस्याएं हैं, मुझे लगता है नीचे से दबाव आया है। पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि अगर विकास या जो मुद्दे थे 5 साल में
वो अगर पूरे हुए होते, उन पर अगर काम हुआ होता, तो शायद सामने वाले को जाति कार्ड खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद वोटर उसके ट्रैप में नहीं आता। अगर सेना के शौर्य को अपने साथ जोड़ करके मोदी की सेना नहीं कहा होता आपके लोगों ने, तो कम से कम राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं होती। ये आपका ही कार्ड था, शायद आप पे ही भारी पड़ रहा है। जवाब दीजिएगा। 1.5 मिनट का ब्रेक है, वापिस आ रहा हूं, फिर उसके बाद जनता के रिएक्शन छोड़ सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इटावा से हम लेकर हाजिर हैं ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन। अब की बार किसकी सरकार? महागठबंधन कमल पर भारी पड़ेगा या कमल महागठबंधन पर भारी पड़ेगा? असल में मुद्दे है क्या, या फिर यूं कहें कि कुछ कंफ्यूजन है? लोगों के बीच में कम आ पाया था, मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, लेकिन कुछ युवा, कुछ महिलाएं यहां पर आगे बैठे। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं मैम, बहुत सी चीजें यहां पर आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 2019 का जो चुनाव है ना, ये अब तक का कहते हैं सबसे बड़ा चुनाव है। आप यहां देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, जो मैंने यादव जी से पूछा, एयर स्ट्राइक भी मुद्दा है, देश की सुरक्षा भी मुद्दा है। दूसरी तरफ एक बार फिर से जाति, धर्म, महिलाओं के ऊपर दिए गए कमेंट्स, ये भी कहीं एक मुद्दा है। आप यहां की महिला हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, और जाति, धर्म, इन सब चीजों में कौन बांट रहा है? इस बार का चुनाव जाति, धर्म सबसे हटकर है। हम सिर्फ देश की सुरक्षा चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं। हमारा वोट देश के विकास के साथ। तो आपको लगता है कि जो पार्टियां बांटने की बात करती हैं, कि जैसे कि क्या लोगों को इससे फर्क पड़ता है? मैम आप बताइए, क्या इससे फर्क पड़ता है? मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड होता है, वो अब तक जो है उसे याद रखती है कि महिला के साथ ऐसा अपमान हुआ, लेकिन वो साथ हाथ मिला लेती हैं। आजम खान अभद्र टिप्पणी करते हैं जयप्रदा के ऊपर, लेकिन फिर भी मायावती वहां पर जाती है। आपको लगता है वोट के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर जनता जो है, जनता फिर भी वोट दे देगी? नहीं, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो ऐसे वोट नहीं देगी। वो सब देख के और अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा अवेयर हो चुकी है, इसलिए वो सारे फेसेस को देखकर ही वोट करेगी। यानी कि जनता समझदार है ना? आपको क्या लगता है कि क्या है 2019 के इलेक्शन का जो मेन इशू है? मेन इशू, क्योंकि हर तरह का इशू है, जात भी है, पात भी है, डेवलपमेंट भी है। डू यू रियली थिंक कि डेवलपमेंट की बात हर पार्टी करती, 2019 में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है? यस सर, हो रही है। कौन कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कहां हो रही है? पर यहाँ तो जात की बात हो रही है, यहाँ तो धर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों एक हो जाओ, या फिर कहा जा रहा है कि कौन किस कास्ट से हो, तो कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है। सर ऐसी बातें होती हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, पीछे से कौन जो हाथ उठा रहा था? ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा। हाँ जी, खड़े हुई। मैं अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के बिहाफ पे सिर्फ बोलूंगा, मैं IMF की बात करूंगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आज भारत की पोजीशन को वो बता रहा है कि भारत ऊंचे पायदान पे आ रहा है। मैं बात करूंगा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की, उस एस्पेक्ट पे बोलूंगा कि भारत काफी आगे बढ़ रहा है। भारत, हमारे प्रधानमंत्री को विश्व से पुरस्कार मिल रहे हैं और भारत की प्रतिबद्धता, भारत की सुरक्षा आगे बढ़ रही है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय बहुत छोटी चीजें, हमारे सामने सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने खड़ी हुई है वो राष्ट्र है। जी 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 जी, बताइए। हाँ, आइए, आगे आइए। मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी एक बात उठी थी कि जात पात के आधार पर भाजपा भी गठबंधन कर रही है। तो ठीक है, निषाद पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया, लेकिन निषाद पार्टी या भाजपा के किसी पदाधिकारी ने क्या निषादों के नाम पे वोट मांगा क्या? लेकिन आप मांग रहे हैं। दूसरी बात, धर्म के आधार पर अभी यहाँ आपके जो कौन थे, गुसाई जी, कौन कुछ भी थे, निताई जी, अभी उन्होंने शाहनवाज जी को, पार्टी के पदाधिकारी को, प्रवक्ता को वो प्रवोक कर रहे थे कि आपको मुसलमान होने के नाते भी वोट क्यों नहीं दिया गया। सामने से एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग, आप कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। दूसरी चीज, विकास कहां नहीं हुआ है ये आप लोग देखें, कहां नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन वो तो अमीक जमी कह रहे हैं ना कि अगर विकास हुआ होता कि हमें साथ आने की कहां जरूरत पड़ती है। आप देखिए, अगर किसानों का अनरेस्ट है, तमाम चीज है, वो तो अमीक जमी नहीं। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा। मेरा सवाल प्रसपा के प्रवक्ता जी से है। मैं ऐसा कह रहा हूं, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफई में खड़े होकर कहते हैं हम अपना वोट मुलायम सिंह को देंगे, तो बाकी प्रसपा के लोग अभी किस मुंह से समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि इनका विरोध करने का कोई कारण है। और वहां उनके परिवार के, अभी ऐसी कौन सी
कौन सी मजबूरी ऐसी है? मैं उस सवाल पे वापस आता हूं। मैं इसे ऐसे पूछता हूं कि क्या यही कंफ्यूजन है ना जो जनता को कहीं ना कहीं श्योर शॉट बना रही है? ये कंफ्यूजन ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में आता है, एक तरफ महागठबंधन है, लेकिन वो कहता है महागठबंधन में तो परिवार ही नादायद हो गया। बाहर जो बाकी पार्टियां देखता है वो कह रहा है कि कांग्रेस साथ थी, अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट हो गई है, अखिलेश कांग्रेस के अगेंस्ट है, बाद में साथ हो जाए नहीं हो जाए, मायावती साथ ना हो, यही कंफ्यूजन ही तो है ना छाबड़ा जी? ये सपा का प्रवक्ता या सपा का नेता या कांग्रेस का नेता बताएगा। जो अभी भाई मेरे मित्र ने कहा कि मुलायम सिंह को वोट दे रहे हैं, पहली बात तो किसी ने देखा नहीं किसको किसने वोट दिया, वो गुप्त होता है। एक मिनट वोट गुप्त होता है। और रही बात वोट देने के लिए, मैंने अभी आपसे कहा था वो मेरे नेता हैं। और रहा प्रस्पा, मोदी जी ये बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फिर मैं जाऊंगा शाहनवाज हुसैन के पास। यादव जी एक कमेंट आपसे लेकर के, किस लिए पार्टी बनाई है? परिवार से नाराजगी थी, यानी समाजवादी पार्टी को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना? बताइए किसके लिए पार्टी बनाई? हाँ, आपने अच्छा सवाल कर दिया। हाँ बताइए। हमारी पार्टी का जन्म मान सम्मान के लिए हुआ है, पहली बात। और जो भाजपा में और सपा मान सम्मान बुजुर्गों का है ही नहीं। भाजपा में अडवाणी जी, जोशी जी अलग हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। सपा में नेताजी को 1 जनवरी 2017 को अध्यक्ष पद से हटा दिया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। लेकिन हमारी पार्टी का अनुशासन ही सम्मान परक है। सर चाचा भतीजे के खिलाफ लड़ जाए, ये बहुत बड़ा सम्मान है। चाचा भतीजे के खिलाफ, मुझे एक बात बताइए, चाचा भतीजे के खिलाफ खड़े होकर के एक मन से नारे लगवाए तो ये सम्मान हो गया सर? एक ही परिवार के दो लोग, सर जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? अभी आप चाचा भतीजे पे आगे लड़ गए। अभी 5 साल शिवसेना सामना में लगातार गाली देती रही और अभी है ना जाके उसने गठबंधन कर लिया। बताइए यादव जी। इसका एक बात पूरी ठीक है यादव जी, ठीक है नहीं ठीक है। मैं वापस एक बार शाहनवाज दीजिए, यादव जवाब दीजिए। पहले मैं दुबे जी, बताना चाहता ठीक है, हूं, माफ कीजिए दुबे जी। हाँ पहले मैं बताना चाहता हूं, जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे जीएसटी और नोटबंदी के फायदे, पूछिए उस देश की जनता से, भारत की देश की महान जनता से कि भारत 17वें नंबर पर था, आज आर्थिक शक्ति के रूप में 3रे स्थान पर जा रहे हैं, 5वें स्थान पर मैं आ चुका हूं, 6वें स्थान पर हूं। पूछिए पूरे विश्व से, मोदी के नीतियों के कारण आज आर्थिक विकास दर भारत की क्रमांक नंबर 1 पर विश्व में है। ये नोटबंदी उसके, मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए उस बुजुर्ग लोगों से, पूछिए उस गरीब घर की महिलाओं से जो रात में शौच जाने के लिए चिंता की लकीरें उभरती थी, जो खेतों में शौच जाने के लिए विवश होती थी। आज 9 करोड़ शौचालय और गरीब महिलाओं को दिए गए हैं जो सम्मान के साथ शौच की अपने इज्जत घर में जाती हैं। पूछे उन मजदूरों से, गरीबों से जो फुटपाथ पर खोपड़ी में लेटते थे, जो लक्ष्य लिया 2022 तक कि हम प्रत्येक गरीब की सर पर एक प्रधानमंत्री आवास देंगे। पूछे उस गरीब किसान से जिस पर 1 लाख रुपए तक का लोन था, जो पटा नहीं पा रहा था, उसके बाद में वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता था। यहाँ 1 लाख रुपए तक का ऋण मोचन के माध्यम से लोन दिया गया। मैं पूछिए उस गरीब परिवार से जिसके घर में उजाला नहीं होता था, आज सौभाग्य योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को अमीक जमई आप जवाब मांग रहे थे ना कि 5 फायदे गिना दे। यहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है, उन्होंने गिना दिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब ये कंपैरिजन होता है ना, कि जब ये कंपैरिजन होता है महागठबंधन की रैली से, मैं राष्ट्रवाद पर प्रश्न किया उन्होंने। नहीं ठीक है, एक सेकंड मैं इस पर एक कमेंट ले लूं। वो कह रहे हैं जब कंपैरिजन होता है ना, कि आप कह रहे हैं कि फायदे क्यों नहीं गिनाते किसानों को, महिलाओं को, वो कह रहे हैं जब कंपैरिजन होता है महागठबंधन की रैली में तो वहां पर महिलाओं पे कमेंट किए जाते हैं, तो वहां भद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा वोटर को कंफ्यूज कर देता है कि मुझे कहां कहीं जाना है। ये वोटरों ने निश्चित कर लिया। एक सेकंड अमीक जमाई, उसके बाद शाहनवाज हुसैन। आता हूं मैं सर दुबे जी आपके पास। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता हैं, मैंने कहा था जीएसटी नोटबंदी का यूपी में जो फायदा हुआ है वो बताओ। उसका फायदा ये हुआ जीएसटी नोटबंदी का, मैं गिना देता हूं फायदा। कानपुर में 12,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इटावा का चौपट हो गई, बंद हो गई। आगरा में पूरा लेदर इंडस्ट्री तबाह हो गया, लाखों लाख लोग यूपी में बेरोजगार हुए। गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से यह कहना चाहता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने विकास का काम किया था, जैसे ही सरकार आएगी 3,000 रुपए हर घर के बुजुर्ग को
किसान बुजुर्ग को, महिला जो हमारी माएँ हैं, आपको लग रहा है कि हम 3,000 रुपया यूथ बेरोजगार हुआ, यूथ तक क्या ये बात पहुंच भी नहीं? यहाँ पे शाहनवाज हुसैन, इस चीज का डर है कि कहीं ना कहीं जनता ने अगर अपना मन बना लिया तो विपक्ष बेरोजगार ना हो जाए। शाहनवाज हुसैन बेरोजगार होने का ज्यादा डर है जो पिछले 5 साल से थे, इस कारण से इकट्ठे आना पड़ा, वो डर है कि दोबारा बेरोजगारी न झेलनी पड़े। शाहनवाज हुसैन, सामाजिक न्याय पे जो मोदी जी ने हमला किया है, तौर पर ये जो कंफ्यूज सरकार है, बेरोजगार हो गए हैं, पिछड़े समाज को 27% से भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह की भाषा बोलकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कानून का राज्य है। यूपी तरक्की से कर रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, यूपी तरक्की कर रहा है। समाज के लोगों को हम जोड़कर चल रहे हैं, लेकिन दुश्वारी ये है कि ये लोग मोदी जी से डरे हुए, सहमे हुए, इनको लगता है कि मोदी जी की आंधी से ये डर कर इस तरह की बातें बोल रहे हैं। बीजेपी इकट्ठी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव के अंदर हमने उन सारे मुद्दे को एड्रेस किया, लेकिन इनके पास एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, ध्रुवीकरण करना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांगना। मायावती जी कहती है मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, तो ये कौन संदेश दे रहा है? जिस तरह का ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जवाब देगी और इटावा की भी जनता जवाब देगी। ठीक है, विकास गुप्ता, इटावा की जनता जवाब दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2014 का घोषणा पत्र कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता जन समूह में कहता हो तो मैं नतमस्तक हूं। सिर्फ धर्म की ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के नाम पर पूरा इलेक्शन भाजपा लड़ रही है। अगर 2014 का घोषणा पत्र पढ़ के दिखा दे, लेकिन तो वो पढ़ के 2014 का मैनिफेस्टो आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ? आपको लगता है 2014 के मैनिफेस्टो के ऊपर ही पूरा चुनाव है? तो फिर क्यों अखिलेश यादव को या फिर राहुल गांधी को लगता है कि अखिलेश के राज में ही यहाँ पर है उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया? सर, या तो जनता बेवकूफ है या फिर खुद को समझ नहीं रखते। ठीक है, 1-2 कमेंट यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं शो क्लोज करूँ। जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण पर कितना काम करेंगे? और ठीक है, सरकार आ रही है। माननीय जिलाध्यक्ष जी से भाजपा के मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 7 करोड़ पेंशनधारी की पेंशन का क्या हुआ? आपकी पेंशन, आप लोकसभा में पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारी पेंशन के लिए नहीं। लेकिन एक चीज तो है, भले शाहनवाज हुसैन, दुबे जी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी या फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, लोग कम से कम ये हैं कि जागरूक हैं। लोगों को पता है कि कहिए सिर्फ अपनी, भले 100 लोग आ जाएं, सबकी सुनिए, लेकिन करनी अपनी है। क्योंकि अब की बार किसकी सरकार होगी मैं आपको बताऊं, अब की बार इन लोगों की सरकार होगी। ये लोग बनवाएंगे और अगर जनता को बेवकूफ को समझेगा तो वो मुगालते में है। इटावा से ताल ठोक के मैं फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए जी न्यूज।